Hello dear students, I hope you are doing well, and now we will discuss today this sonnet of Shakespeare. Sonnet number is 126. There is the sonnet available in your PG semester first paper. So you know very well about this sonnet and that's writer. This sonnet is the last in the group of the 126 sonnets of Shakespeare. तो आपको ये देखना भी ज़रूरी है कि ये 126 सोनेट शेक्सपियर का जो लिखा गया है वो लास्ट ग्रुप ऑफ सोनेट, मतलब इन्होंने क्या किया था, एक लास्ट में एक जर्नल था जिसका नाम ही फेयर यूथ के नाम से था। तो उस सीक्वेंस में कलेक्शन ऑफ पोएम्स को इन्होंने उसके अंदर लिया हुआ था। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं फेयर यूथ सीक्वेंस की, तो विलियम शेक्सपियर के इस जर्नल में फाइनल सोनेट का जो नंबर है वो 126 है। उस 126 सोनेट्स के बाद वो पूरा जर्नल कहते थे उस टाइम पे, मैगजीन टाइप बुक्स होती थी। तो आप इस तरह से समझिए कि 126 सोनेट उसका लास्ट पोएम है या लास्ट सोनेट है, ठीक है, उस जर्नल का। सोनेट 126 इज द फाइनल सोनेट इन विलियम शेक्सपियर फेयर यूथ सीक्वेंस। फेयर यूथ सीक्वेंस में जो आपका सोनेट 126 है फाइनल सोनेट है। इज दैट क्लियर? इट इज़ ऑफन इंटरप्रेटेड एज अ रिफ्लेक्शन ऑन टाइम, beauty and the inevitability of aging, and its tone suggests a sense of finality. Understood? Here is the full text of sonnet 126. कहा जा रहा है आपसे कि ये सोनेट के अंदर जो बातें की गई हैं, मतलब थीम किसके ऊपर बेस्ड है। अगर हम इस तरह का यहाँ पर रेज ऑफ क्वेश्चन करते हैं, मतलब क्वेश्चन को उठाते हैं, तो कहा जा रहा है कि इस सीक्वेंस, ये जो फेयर यूथ सीक्वेंस है, इसकी जो ये सोनेट 126 है, इसकी थीम किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसमें टाइम का रिफ्लेक्शन दिखाया गया है। टाइम का रिफ्लेक्शन मतलब हर चीज़ के ऊपर पड़ता है। समय जो है वो हर चीज़ पे कुछ ना कुछ फ़र्क डालता है, ऐसे समझिए। वो चाहे ब्यूटी हो, चाहे वो आपकी एज हो, एजिंग हो, चाहे आपका स्पीक ऑफ टोन, मतलब जो आपकी टोन होती है, जो हम बोलते हैं तो हमारा लहजा भी बदलता चला जाता है जैसे जैसे हम एजिड होते चले जाते हैं। तो टोन की बात की जाए तो टोन चेंज होती है। टोन सजेस्ट ए सेंस ऑफ फाइनलिटी, और सही मायनों में जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, वो भी चेंज होती हैं फाइनली। इसी टेक्स्ट को 126 को यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें क्या है, एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी कि विलियम शेक्सपियर जो हैं वो इस सोनेट के थ्रू, पोएम भी कह सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोएम, लेकिन हम चलिए सोनेट, शेक्सपियर ने सोनेट लिखे हैं तो थोड़ा सा यह है कि हम उसी चीज़ को ज़्यादा मेंशन करेंगे। तो शेक्सपियर के जो सोनेट हैं उसमें यहाँ पर यह बात की गई है कि इस सोनेट में शेक्सपियर ने खुद को एक फेयर यंग बॉय के, ऐसे मतलब फेयर यंग बॉय की फॉर्म में दिखाया है। उसने खुद को ही रेफर करते हुए लिखा है इस सोनेट को। अंडरस्टूड? मतलब उसने क्या किया कि पूरा जो सोनेट है वो एक अच्छे और सुंदर युवक के ऊपर लिखा गया है, और सुंदर युवक को लेकर के उसने इस पूरे सोनेट को क्रिएट किया। इज दैट क्लियर? चलिए अब सोनेट देख लेते हैं क्या है। Here is sonnet 126 by William Shakespeare. Sonnet 126. ओ thou my lovely boy. मैंने कहा ना कि वो खुद को ही बोल रहा है। Who in the power dost hold time's fickle glass, his sickle hour, who hast by warning grown, and there in short, their lovers, withering as their sweet self growed. बोला जा रहा है कि मेरे प्यारे सुंदर से लड़के, जो भी शक्ति तुम्हारे पास है, समय के साथ क्या उसे पकड़ पाओगे, मतलब क्या उसे रख पाओगे बिना चेंज किए। समय जैसे, आर का मतलब यहाँ टाइम से ही लिया जाता है। जैसे ही समय गुजरेगा तो ये सब क्या हो जाएगा, तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। हु हैस्ट बाय वार्निंग ग्रॉन, और कहीं ना कहीं तुम और ज़्यादा बड़े होते जाओगे। एंड देयर इन शॉर्ट थाइलार्स विदरिंग, जितने भी प्रेमी प्रेमिकाएं जो भी तुमसे प्यार करते हैं, वो लोग भी जो तुमसे आज की डेट में अपना प्यार जता रहे हैं, एज दैट स्वीट सेल्फ ग्रोड, वो सब भी देखा जाए तो तुम जितना अपने आप में बड़े होते जाओगे, जिस तरह से तुम बड़े हो रहे हो, यानी जैसे तुम्हारी एज बढ़ रही है, तो वो लोग भी बड़े हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है सब लोग एजिड हो जाओगे। इफ़ नेचर सॉवरिन मिस्ट्रेस ओवर रेड एज द गॉस ऑनवर्ड स्टिल विल प्लग दी बैक। ये प्रकृति सॉवरिन कहा जाता है सर्वशक्तिमान को। कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन हम सॉवरिन वर्ड यूज़ करते हैं गॉड के लिए, ठीक है। तो सर्वशक्तिमान कौन है? वो गॉड ही है। तो उसने कहा कि इफ़ नेचर, यदि ये प्रकृति, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान की मिस्ट्रेस है,
उसके ऊपर कुछ भी नहीं। As thou goest onward, still will pluck thee back. She keeps thee to this purpose. उसके तो अगर देखा जाए तो पर्पज़ ही ये है, वो जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगी उतना ज़्यादा कभी भी हम पीछे फिर नहीं आ सकते, आगे ही बढ़ेंगे। दैट हर स्किल में टाइम डिसग्रेस एंड रेस्ट मिनट किल, और उसकी ये स्किल है कि वो टाइम को डिसग्रेस करती है और साथ ही जो हमारा समय है उसको ख़त्म करती जाती है। यानी जो हमारा समय तो चलता रहेगा, वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जो हमारा समय वो ख़त्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो उसको मारती है। येट द कॉन्ट्रवाइज डॉस्ट यूज थाई ब्यूटी, जैसे एक दिन तुम्हारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। एंड इट विल मेक द सेम इन दी बी सीन, आज जैसे तुम दिखते हो वैसे नहीं दिखोगे। एज इन द ग्लास थाउ बी होल्ड थाई डेस्टिनी इन द फ्यूचर, भाग्य के हाथों में अपने भविष्य को देखो। टाइम्स चेंज हैव बीन, समय सब बदल देगा। फॉर वॉट इज इट द ब्यूटीज फ्यूचर, जो हमारा भविष्य है उसकी सुंदरता भी क्या यही रहेगी जो आज है। बट टू वेस्ट द होल एग्जिस्टेंस, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ, इवन कि हमारा संपूर्ण अस्तित्व भी। तो ऐसा आगे लास्ट में इसने क्या किया, क्वेश्चन मार्क दिया। अब यहाँ ये विलियम शेक्सपियर की थोड़ी कंप्लेन है। कंप्लेन किससे, नेचर से है। कंप्लेन है उस टाइम से जो उसका समय जा रहा है, जो उसकी सुंदरता जाएगी समय के साथ में, उसकी जो एक मैन पावर है इस टाइम पे, जो वो यंग एज में अपने आप को पावरफुल मान के चल रहा है, वो उसकी कहीं ना कहीं डीके हो रही है विद इन अ टाइम। तो कहीं ना कहीं समय के साथ वो भी चेंज होगी और बदलेगी, वो सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी उसकी। तो ये जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, बस इसका मीनिंग समझ लीजिए कि उसने एक कंप्लेन की कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि मेरी सुंदरता ख़त्म हो जाएगी, ऐसा क्यों है कि मेरी शक्ति ख़त्म हो जाएगी, ऐसा क्यों है कि जैसा मैं आज हूँ वैसा कल नहीं रहूँगा, ऐसा क्यों है कि मेरे अस्तित्व को फ्यूचर में वैसा नहीं पा रहा हूँ जैसा कि मैं आज हूँ। अंडरस्टूड। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनाना मेरा मकसद नहीं है, मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा मतलब शॉर्ट वीडियो में आपको ज़्यादा चीज़ें मैं समझा दूँ। इसके मैंने 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किए हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि उनके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हर तरीके से वो अपने कॉन्सेप्ट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करते हुए उसे लर्न करने की कोशिश भी करें, ताकि वो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आपसे, एक्सप्लेन द सोनेट 126 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का सोनेट 126 जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया उसको एक्सप्लेन करिए, या फिर क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, और राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द सोनेट 126 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। आपको समीक्षात्मक एप्रिसिएशन कहते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब होता है समीक्षात्मक व्याख्या करना। मतलब समीक्षा का मतलब सिर्फ बुराई नहीं होता, मैं क्लास में भी ये बच्चों को बताती हूँ कि समीक्षा का मतलब होता है अच्छाई और बुराई, दोनों चीज़ों को साथ दिखाना है आपको। आप किसी भी पर्सपेक्टिव में देखेंगे इस वर्ड का मीनिंग, तो इसका मतलब होता है कि आपको दोनों चीज़ों को साथ लेकर के चलना है, यानी उसकी तारीफ भी करनी है और जहाँ उसकी जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द सोनेट 126 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये 2 क्वेश्चन इस तरह से वो घुमा करके पूछ सकता है। ठीक, आपको क्या आंसर देना है, अब उस पर फोकस करते हैं। आंसर की बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं हेडिंग आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगी कि आप इंट्रोडक्शन सबसे पहले मेंशन करिए। Sonnet 126 by William Shakespeare is the final poem in the Fair Use series and stands out for its somewhat cryptic nature with some ambiguity in its interpretation. अब आपको ये क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे क्योंकि आपने सोनेट को समझ लिया है। ओके, तो बोला जा रहा है कि विलियम शेक्सपियर का सोनेट 126 जो कि फाइनल पोएम फेयर यूज सीरीज से लिया गया है, उसमें कुछ प्रकृति से कुछ शिकायतें हैं विथ सम एम्बिग्यूटी इन इट्स इंटरप्रिटेशन। वो चाहता है इन सब की विवेचना करना जो उसके आसपास चीज़ें घटित हो रही हैं। द पोएम इज प्राइमरली कंसर्न विद टाइम, ब्यूटी एंड मॉर्टेलिटी एंड इट एड्रेसेस द फ्लीटिंग नेचर ऑफ यूथ एंड द इनवाइटेबिलिटी पैसेज ऑफ टाइम। पोएम मुख्य रूप से हमारा ध्यान खींच रही है समय की तरफ, सुंदरता की तरफ, अमरता की तरफ, और एड्रेस कर रही है नेचर की उस प्रकृति को जो कि एक यूथ के साथ जो प्रकृति करती है, समय गुजर जाने के साथ साथ वो कितना बदल जाता है। नंबर 2, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। नंबर 2 हेडिंग इज द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। अब इसमें हम बात करेंगे कि पूरी सोनेट का स्ट्रक्चर क्या है, उसका रूप क्या है, मतलब किस फॉर्म में लिखी गई है। स्ट्रक्चर आप जानती हैं, यानी किस तरह से इसकी संरचना की गई है। ये वीडियो और ये चैनल
जो मैंने मतलब ये चैनल जो क्रिएट किया है और जो वीडियो मैं बना रही हूँ, वो सिर्फ इसी मकसद से बना रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी सर्च करके देखा कि लॉन्ग क्वेश्चन का इस तरीके से किसी ने भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ज़्यादातर एमसीक्यूज़ वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, कहीं से भी आपको इस तरह की वीडियो नहीं मिलने वाली जिसमें आप लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। इसीलिए इस ज़रूरत को, एक होता है ना कि नीड ऑफ टाइम, वक्त की ज़रूरत को देखते हुए मैंने इस तरह की वीडियो बनाने का जो है डिसीज़न लिया। और मुझे लगा कि इससे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो जब कभी भी चाहेंगे तो इस वीडियो को देख करके अपने आप को रिकॉल कर सकते हैं, मतलब बार बार याद कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। ओके, नंबर 2, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। Like other Shakespearean sonnets, Sonnet 126 follows the structure of 40 lines written in iambic pentameter. शेक्सपियरन सोनेट जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा से उसका एक ही स्ट्रक्चर रहा कि 14 लाइंस रही और एम्बिक पेंटामीटर में रही। एम्बिक पेंटामीटर, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि इसका मीनिंग होता है कि हम अपने जो सेकंड साउंड है, मतलब जो हमारा फर्स्ट वर्ड है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस ना देके जो सेकंड वर्ड होता है उसका जो साउंड होता है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। तो ये एम्बिक पेंटामीटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हाउएवर इट हैज़ अ डिस्टिंक्टिव फीचर, it ends with an isolated final line instead of the expected rhymed coupled. जब कभी हम ऐसा देखते हैं कि जो इसके फीचर हैं उसके अंत में हमें देखने को मिलता है अकेले एक ऐसे कपल्ड। अकेले कपल्ड का मतलब होता है 2 लाइनें अकेले मिलेंगी आपको देखने को, तो ये राइम स्कीम होती है इसकी हमेशा। This structural deviation can be seen as reflecting the unresolved, incomplete nature of the themes it addresses. तो हमें क्या हो रहा है कि कपल्ड राइमिंग स्कीम के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है, लेकिन इस सोनेट में कुछ अलग हुआ। क्या अलग हुआ? इस सोनेट का स्ट्रक्चर ये हुआ कि लास्ट में इसने कुछ एक ऐसा क्वेश्चन छोड़ा नेचर को लेकर के। मैंने आपको ये बात वहाँ पर इंडिकेट भी की थी कि नेचर को लेकर उसने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब ऐसा क्यों है। उसने प्रकृति से ही थोड़ा कंप्लेन कर दी, थोड़ा सा उसने उसे शिकायत है नेचर से कि ऐसा क्यों करती हो भाई, सब लोग मतलब एक इंसान जो है वो यंग एज में जाता है, फिर उसके बाद उसकी जो एज है वो ढलती चली जाती है, उसकी सुंदरता ढल जाती है, उसकी पावर कम हो जाती है। तो ये सारे सवाल उसने नेचर से उठाए थे। तो यही चीज़ इसमें दिखाई गई कि लास्ट में इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बदल दिया गया, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक अनरिजॉल्व्ड यानी एक क्वेश्चन छोड़ा गया जो कि नेचर को लेकर के उसकी थीम को एड्रेस करते हुए, स्पेशली मॉर्टेलिटी एंड द ट्रांसेंट नेचर ऑफ ब्यूटी। उसने जो सुंदरता की प्रकृति है यानी कि जो नेचर ऑफ ब्यूटी है उसी की अमरता के ऊपर स्पेशली उसने उसको एड्रेस किया और उसी को लेकर के उसने वो सवाल भी उठाया है, उसने क्वेश्चन मार्क भी लगाया है कि इस तरह से देखा जाए तो नेचर अपना कंप्लीट काम नहीं करती बल्कि उसका इनकम्प्लीट काम है ये, अगर वो लोगों के साथ ऐसा कर रही है। प्रकृति क्यों चेंज कर देती है इंसानों को, और ऐसा क्यों है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, तो समय को नहीं बदलना चाहिए। थर्ड, समरी ऑफ दिस पोएम। हम देखेंगे समरी ऑफ दिस पोएम। ओके, द स्पीकर एड्रेसेस ए यंग मैन। जो ये सोनेट पढ़ रहा है या जो भी कह रहा है स्पीकर है, वो एक यंग मैन, द फेयर यूथ, एक सुंदर युवक के ऊपर है। प्रेजिंग हिज ब्यूटी एंड लैमेंटिंग दैट टाइम। वो एक तरफ तो तारीफ कर रहा है उसकी सुंदरता की, दूसरी तरफ दुखी है समय को लेकर। सिंबलाइज्ड बाय द फिकल ग्लास विच कुड रेफर टू एन आर ग्लास। जहाँ पर उसने एक सिंबल दिया है फिकल ग्लास का जो कि पूरी तरह रेफर कर रहा है समय के ग्लास को। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जब वॉच नहीं होती थी तो कांच का बना हुआ एक फिकल ग्लास होता था, उसी को लेकर के बोल रहा है समय का ग्लास। तो विल इवेंचुअली डिमिनिश इट। आगे वो कह रहा है कि जिस तरीके से घटनाक्रम होते जाएंगे उस हिसाब से ये सब समाप्त होता जाएगा। द यूथ इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग पावर ओवर टाइम। हम इस सुंदर युवक के पास जो पावर है जिसकी व्याख्या आज हम कर रहे हैं वो समाप्त हो जाएगी समय के साथ। टेम्परली हाल्टिंग और कंट्रोलिंग इट्स पैसेज थ्रू हिज ब्यूटी। फिर धीरे धीरे उसकी सुंदरता उसके हाथ से निकल जाएगी, वो अनकंट्रोल हो जाएगी और उसका कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा और सुंदरता भी खत्म हो जाएगी। हाउएवर द सोनेट एक्नॉलेजेस द फ्लीटिंग नेचर ऑफ दैट ब्यूटी एंड हिंट्स एट द इनवाइटेबिलिटी ऑफ एजिंग। आगे सोनेट पूरी तरीके से हमारा ध्यान नेचर की उस कैरेक्टरिस्टिक की तरफ दिलाता है जिसमें सुंदरता भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे एक बड़ी उम्र का ये युवक जो है एक एजिड व्यक्ति बनेगा और बड़ी उम्र का व्यक्ति लगने लगेगा। द पोएट सजेस्ट दैट द यूथ्स ब्यूटी विल इवेंचुअली फेड लाइक द चेंजिंग सीजन।
पॉइंट आगे कहता है कि ये जो सुंदर युवक है इसकी सुंदरता तो ख़त्म होगी ही, भद्दी हो जाएगी, साथ ही उसके अंदर जैसे जैसे सीजन परिवर्तित होंगे वो भी परिवर्तित होगा, विच विल ब्रिंग एंग्री स्ट्रिफ एंड द पैंग्स ऑफ ए करप्टेड लाइफ। और वो लेकर के आएगा एक ऐसा जीवन जो कि पूरी तरीके से कैसा होगा, जो पूरी तरीके से आज के जैसा नहीं होगा। जैसा आज ये अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, आने वाला फ्यूचर उसका वैसा नहीं होगा, क्योंकि उसकी पावर जो है वो भी डीके होने वाली है, प्लस उसकी ब्यूटी भी डीके होगी, और प्लस उसका जो है जो मतलब पूरी फिजिकल बॉडी है वो सब एक एजिंग मैन में मतलब चेंज हो जाएगी। तो उसकी लाइफ पूरी तरीके से करप्टेड है। द टोन इज़ वन ऑफ जेंटल सोरो एज द स्पीकर foresees the passing of time as a force that is ultimately destructive। कहा जा रहा है आपसे कि ये जो कही गई है सोनेट, ये बहुत ही जेंटल सोरो यानी एक ऐसे दुख की टोन में बताया गया है इसमें कि जो स्पीकर है पूरी तरह से जोर दे करके कह रहा है कि टाइम का गुजर जाना, उसने पूरा दबाव ही टाइम के ऊपर दिया है कि समय के साथ जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बदलेगा तो हर कुछ छितर बितर हो जाएगा, अल्टीमेटली डिस्ट्रक्टिव, सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। मतलब कहने का ये कि जो आज एग्जिस्टेंस है किसी भी यूथ का वो कल नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसने इस तरह की चीज़ें कही गई हैं। तो आई होप यू आर वेल अंडरस्टूड। ओके, अब आप इसको अच्छे से समझ रहे हुए, क्योंकि आपको पहले सोनेट करा दिया गया, फिर ये क्वेश्चन हो गया है, तो इसी तरीके से आप इसे करिएगा अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द थीम एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सोनेट 126 ऑफ विलियम शेक्सपियर। आपसे पूछा जा रहा है कि आप सोनेट 126 जो है आपका, उसकी थीम और उसका इंटरप्रिटेशन करिए, यानी उसकी विवेचना करिए और थीम के बारे में बताइए। तो आंसर में अगर हम बात करें तो पहला जो हमारी हेडिंग है वो है टाइम एंड मॉर्टेलिटी। किसके ऊपर बेस्ड है थीम पूरी तरीके से? तो टाइम एंड मॉर्टेलिटी। बहुत क्लियरली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, मैं ऐसा समझती हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। देखिए, टोटल इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो चीज़ें उतना अच्छे से आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी, लेकिन अगर थोड़ा सा बाइलिंगुअल पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों ही तरह के हमारे पास स्टूडेंट हैं, तो इसलिए हम इस तरह की वीडियो बनाते हैं ताकि दोनों ही मीडियम के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी वे में उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हेडिंग इज टाइम एंड मॉर्टेलिटी। The central theme of Sonnet 126 is the passage of time and its power to decay even the most beautiful and youthful things। सेंट्रल थीम सोनेट 126 की यही है कि टाइम के साथ साथ हमारा पावर, हमारे जो ब्यूटीफुलनेस है और जो यूथफुल है वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। द लाइन हु इन द पावर लॉस्ट ऑल टाइम्स फिकल ग्लास हिज फिकल आर इंडिकेट्स दैट द यूथ हैज़ कंट्रोल ओवर टाइम फॉर नाउ। बोला जा रहा है कि जिस लाइन में ये बात कही गई, हु इन द पावर डॉस्ट होल टाइम्स फिकल ग्लास इस फिकल आर, वो ये इंडिकेट करता है कि जो यूथ है वो कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा समय को। जिस तरीके से वो आज है उस तरह का वो कल नहीं रहेगा। बट दिस कंट्रोल इज़ टेम्पररी। अगर वो समय को पकड़ना भी चाहे, नियंत्रण भी करना चाहे, तो वो सिर्फ टेम्पररी हो सकता है। टाइम इज़ पर्सोनिफाइड एज फिकल एंड अनप्रेडिक्टेबल, सिग्निफाइंग द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ एंड द इनवाइटेबिलिटी ऑफ एजिंग। तो टाइम जो है हमारे पास वो फिकल के रूप में एक पर्सोनिफाइड है और ये अनप्रेडिक्टेबल है, यानी इसकी जो है भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि आने वाले समय कैसा रहेगा। लेकिन ये सच है कि सब कुछ चेंज होगा और कुछ भी लाइफ में सर्टेनिटी तो है ही नहीं लाइफ में, ये तो आप भी जानते हैं। तो अनसर्टेनिटी लाइफ को लेकर के है, साथ ही समय बदलेगा तो एजिंग भी होगा, यानी एक जो है इंसान की उम्र भी बढ़ेगी और उसकी आयु के साथ साथ वो सारी चीज़ें बदलेंगी। नंबर 2, यूथ एंड ब्यूटी। नंबर 2 हेडिंग यूथ एंड ब्यूटी। द फेयर यूथ इज पोर्ट्रेड एज समवन विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी। फेयर यूथ में जो उसने दिखाया है उसमें से कि उसके पास आज जो है क्या है, असाधारण सुंदरता है। ए यूथ हु फॉर ए मोमेंट सीम्स टू डिफे द रेवेजेस ऑफ टाइम। आगे वो कहता है कि ये वही क्षण है जिसमें वो दिखाई दे रहा है हमें कि समय के साथ जब वो बदलेगा, आज तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी है लेकिन समय के साथ उसके अंदर बहुत सारे बदलाव होंगे, तो वो क्षण फिर दोबारा नहीं मिलेंगे जो आज है। हाउएवर शेक्सपियर रिमाइंड्स द रीडर दैट इवन द मोस्ट ब्यूटीफुल यूथ कैन नॉट एस्केप द इफेक्ट्स ऑफ टाइम। शेक्सपियर आगे याद दिलाता है अपने पढ़ने वाले रीडर को कि कितने भी आप सुंदर क्यों ना हो, लेकिन समय के प्रभाव से नहीं बच सकते। The image of the changing leaves and the passing hours serves as a metaphor for the cycle of life।
उसने जो है पत्तियों का एक सिंबल दिया है, उसने कहा ये पत्तियां भी बदल जाएंगी जैसे जैसे समय गुजरेगा। उसने मेटा लाइफ का जो साइकिल है उसकी तुलना ही पत्तियों से कर दी कि इसी तरह हमारी लाइफ की साइकिल भी बदल जाएगी जैसे जैसे समय बदलेगा। विद यूथ बीइंग एन sorry with youth being and ephemeral stage that eventually gives way to old age। और ये नौजवानी जो आजकल का यूथ है हमारा, जो आज का यानी कि जो आज का हमारा एक ब्यूटी यूथ है, एक सुंदर युवक है, वो स्टेज जैसे जैसे उसके बदलेंगे, जैसे जैसे वो समय के साथ आगे बढ़ेगा तो उसके स्टेजेस भी बढ़ेंगे और इवेंचुअली गिव्स वे टू ओल्ड एज, और वो एक दिन बुढ़ापे की तरफ चला जाएगा। हेडिंग नंबर 3, इनवाइटेबिलिटी ऑफ डिक्लाइन। आपसे कहा जा रहा है कि क्या चीज़ों को हम बदलने से रोक सकते हैं, क्या इस बदलाव को ही नष्ट किया जा सकता है। इनवाइटेबिलिटी ऑफ डिक्लाइन। द स्पीकर कन्वे ए सेंस ऑफ इनवाइटेबिलिटी अबाउट द डिक्लाइन ऑफ यूथ। स्पीकर ये सहमत कराता है हमें इस सेंस के साथ कि जो समय जो यूथ की जो मतलब एक तरीके से उसकी जो एज बढ़ रही है, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, तो जो उसका सेंस है क्या उसके बारे में भी हम कह सकते हैं कि वो भी आज के जैसा नहीं रहेगा, वो भी चेंज होगा। वाइल द सोनेट इज फिल्ड विद एडमायरेशन फॉर द ब्यूटी ऑफ द यंग मैन। जबकि सोनेट पूरी तरीके से भरा हुआ है, प्रशंसा कर रहा है उस एक सुंदर युवक की जिसके पास बेइंतहा सुंदरता है। देयर इज ऑल्सो एन अवेयरनेस दैट दिस ब्यूटी इज फ्लीटिंग। वो साथ में ये भी कह रहा है कि वो चाहे कितना भी अवेयर क्यों ना हो लेकिन अपनी सुंदरता को बचा नहीं पाएगा। द लाइन लेट मी नॉट लिव टू सी द एंग्री स्ट्रिप एंड फील द पैंग्स ऑफ ए करप्टेड लाइफ सजेस्ट ए डिजायर टू अवॉइड विटनेसिंग द डिक्लाइन एंड सफरिंग दैट कम्स विद एज। आगे वो इन लाइनों के थ्रू हमें यही समझाता है कि चाहे कितनी भी इच्छा आप रखिए, चाहे कितना भी आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, लेकिन फिर भी आप इस समय के कष्ट से नहीं बच सकते। आप अपनी बढ़ती हुई उम्र के साथ जो सफ़र करेंगे उससे आप नहीं कर सकते, और जो ये सारी चीज़ें आपके आसपास हैं ये सब इस बात की गवाह रहेंगी कि आप पहले कैसे थे लेकिन आज आपका अस्तित्व वैसा नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स ए फियर ऑफ मॉर्टेलिटी एंड द करप्टेड लाइफ दैट टाइम ब्रिंग्स। जैसे जैसे समय बदलेगा, जैसे जैसे समय आएगा, आपकी लाइफ और भी ज़्यादा, इसने कहा कि उतना ही वो जो हमारा मॉर्टेलिटी है यानी कि जो हमारा मॉरल सेंस है, या इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि उसका डर उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा हमें और हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं वो करप्ट कर देगा जैसे जैसे हमारा समय लाया जाएगा। तो ये नेचर का अगर देखा जाए तो उसे थोड़ी सी नेचर से शिकायत है कि नेचर को और समय को इस तरीके से नहीं होना चाहिए, और इंसान अगर नौजवान है तो वो हमेशा जवान ही बना रहे, अगर वो पावरफुल है तो हमेशा पावरफुल ही बना रहे। नेक्स्ट हेडिंग इज 4 नंबर, टोन एंड लैंग्वेज। इसमें हम बात करेंगे कि शेक्सपियर ने कौन सी टोन और लैंग्वेज यूज़ की है। द टोन ऑफ सोनेट 126 इज रिफ्लेक्टिव एंड मेलनकॉली। सोनेट 126 का जो रिफ्लेक्शन है टोन का वो बहुत उदासी भरा है। मेलनकॉलिक का मतलब होता है उदासी भरा। द स्पीकर इज नॉट सिंपली एडमायरिंग द यूथ्स ब्यूटी। स्पीकर केवल प्रशंसा नहीं कर रहा उस सुंदर युवक की, बट ऑल्सो पॉन्डिंग द इनवर्टिबिलिटी फैट। साथ ही वो दुख भी जता रहा है उसके उस भाग्य पर जो आने वाला है। दैट अवेट्स ऑल पीपल, जिसका इंतजार शायद दुनिया के सब लोगों को रहता है। द लैंग्वेज इज पाइग्नेट स्पेशली इन द वे टाइम एंड ब्यूटी आर डिस्क्राइब्ड विद टर्म्स लाइक फिकल, ग्रीन आर, चेंजिंग लिव्स एंड करप्टेड लाइफ। दीज वर्ड्स इवोक ए सेंस ऑफ ट्रांजेंस एंड डीके। आगे कहा गया कि जो लैंग्वेज में उसने बहुत ही मुख्य वर्ड्स यूज़ किए हैं जिसमें कि स्पेशली समय और ब्यूटी को लेकर जो उसने एक तरीके का व्याख्या की है उस टर्म्स के बारे में अगर हम देखें, जैसे उसने फिकल का यूज़ किया, ग्रीन आर का यूज़ किया, चेंजिंग लीव्स का यूज़ किया, करप्टेड लाइफ का यूज़ किया, तो ये सारे शब्द जो हैं वो हमारे सेंस को बहुत ही ज़्यादा जागरूक कर देते हैं और हमें उस जो नष्ट होने वाला है उसकी तरफ हमारा ध्यान खींच करके ले जाते हैं कि हाँ ये बात सही, हम चाहे जितने भी सुंदर हों लेकिन एक दिन ये होना है, और चाहे कोई अपने को कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानता हो वो भी एक दिन बूढ़ा होगा, उसकी भी सारी चीज़ें चेंज होंगी, फिजिकली वो वीक होगा। तो यही सब इसने अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से मेलनकॉलिक टोन है इसकी, और लैंग्वेज भी वैसी ही बनाई गई है, शेक्सपियर ने उसी लैंग्वेज का यूज़ भी किया है। हेडिंग 5, द फाइनल लाइन। लास्ट में हम क्या कहना चाहते हैं इस सोनेट के थ्रू, तो यहाँ पर ये आपको या हमने क्या समझा इस सोनेट के थ्रू, तो फाइनल लाइन की बात करेंगे। द फाइनल लाइन विच स्टैंड्स अलोन रीड्स। फाइनल लाइन अगर देखें तो अकेले
सिर्फ अकेले पढ़ती है या हम पढ़ते हैं। लेट मी नॉट लिव टू सी द एंग्री स्टिफ एंड फील द पैंग्स ऑफ ए करप्टेड लाइफ। दिस मार्क्स अ शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम द यूथ ब्यूटी टू द स्पीकर्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑन एजिंग। ये लाइन हमें ये बताती है कि इसका पूरा फोकस हमारी यूथ की जो ब्यूटी है उसके ऊपर है, लेकिन स्पीकर का जो रिफ्लेक्शन है वो उसकी बढ़ती हुई उम्र के लिए है। उसकी जो फिक्र है वो किस बात के लिए है कि समय गुजरेगा तो ये सुंदरता नहीं रहेगी। द स्पीकर्स सीम टू बी एक्सप्रेसिंग ए फियर ऑफ विटनेसिंग और एक्सपीरियंसिंग द इनवाइटेबिलिटी सफरिंग एंड डीके दैट कम्स विद टाइम। स्पीकर यहाँ पर ये हमें महसूस करा रहा है और उसको डर है इस बात का, और शायद उसको ये एक्सपीरियंस भी है कि ये कष्ट जब उसे सहने पड़ेंगे समय के साथ तो धीरे धीरे उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। द सेंस ऑफ फाइनलिटी इन दिस लाइन अंडरस्कोर्स द सोनर्स मेडिटेशन ऑन द पावर ऑफ टाइम एंड द irreversible march toward death। इस सेंस को अंततः इन लाइन में अंडरस्कोर्स किया गया है कि सोनेट हमें मेडिटेशन की तरफ लेकर के जाता है, अध्यात्म की तरफ लेकर जा रहा है। वो कह रहा है कि समय के साथ शक्तियाँ ख़त्म हो जाएगी और फिर हम रिवर्सिबल तो हो नहीं पाएंगे। इरिवर्सिबल का मतलब है दोबारा पलट के तो इस जीवन में नहीं आ पाएंगे ना, दोबारा तो इंसान फिर से यूथ नहीं बन पाएगा। तो फिर हम कहाँ किसकी तरफ जा रहे हैं, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता मृत्यु की तरफ या मृत्यु को ही प्राप्त करेंगे। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो आज पावरफुल है, कोई भी जो आज बेइंतहा एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्यूटी है उसके पास में, और कोई भी इंसान जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, तो इट विल बी डीके विद द टाइम। समय के साथ ये समाप्त हो जाएगा। यही फोकस किया है पूरी तरीके से शेक्सपियर ने अपनी सोनेट में। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। Sonnet 126 is a meditation on the passage of time, the fleeting nature of youth and beauty, and the inevitability decline of life. Sonnet 126 पूरी तरीके से समय को लेकर के पूरा मेडिटेशन यानी अध्यात्म की तरफ हमें मोड़ती है। हमें बताती है कि प्रकृति किस तरीके से एक जवान और सुंदर व्यक्ति को बदल देती है नष्ट होने वाले जीवन में। While it celebrates the beauty of the fair youth, जबकि हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपनी वो सुंदरता, अपनी वो जवानी के दिन। इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज दैट ब्यूटी लाइक ऑल थिंग्स इज सब्जेक्ट्स टू टाइम्स रेवेजेस। लेकिन ये भी एक पहचान है सुंदरता की सभी चीज़ों के साथ साथ कि समय के साथ कुछ भी बदलाव संभव है और आने वाले टाइम में बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। अभी मतलब उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के भविष्य में, तो वो सारी चीज़ें जो कि उसको टुवार्ड्स डेथ, मौत की तरफ लेकर के जाती हैं। तो यही इस सोनेट्स का जो है पूरी तरीके से थीम थी। और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर अटेम्प्ट कराए हैं, बहुत ध्यान से आप इसको पढ़िएगा। इन्हीं 2 क्वेश्चंस के मुझे जहाँ तक पूरी तरीके से मैं इस तरह की उम्मीद रखती हूँ कि इन 2 क्वेश्चन में से आपको ज़रूर एक क्वेश्चन मिलेगा अपने पेपर में। तो ध्यान से इसको पढ़िए। इसकी हेडिंग्स ही आप ज़्यादा अगर याद नहीं हो पा रहा है तो आप सिर्फ हेडिंग ही याद कर लीजिए। आपको जो हेडिंग के अंदर का जो मैटर है उसकी टर्म्स आपको फिर अपने आप भी याद आ सकती है। ऐसा नहीं है, चीज़ें कभी कभी ज़्यादा पढ़ने से लगातार अगर आप पढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं इस एज में, वैसे भी एमए के बच्चे जब मास्टर डिग्री करते हैं तो उस एज में रटा नहीं जाता। इस चीज़ को समझिएगा, ये एज रटने की नहीं होती बल्कि ये समझने की होती है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। आप इसी तरीके से इसको करिएगा अच्छे से, और आप बहुत अच्छे से इसमें तैयारी करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, ठीक है बच्चों, अब मैं इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, और चैनल पर बने रहिए, लगातार इसको देखते रहिए। आप ही के मतलब की चीज़ें इसके चैनल के ऊपर जो वीडियो डाली जा रही हैं वो सब यूज़फुल है फॉर योर एग्जामिनेशन। आपसे जो जूनियर आएंगे उनके लिए भी फिर ये यूज़फुल रहेगा। तो आपके जो भी अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी दोस्त वगैरह जो एमए कर रहे हैं उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी देखें और इस चैनल का और इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।